Hello and welcome to SPMI's Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th October 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about new Chief Justice of India. The Justice Sanjeev Khanna to be appointed as new CJI. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस एज वेल एज चीफ जस्टिस अपॉइंट होते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए फॉर बिकमिंग अ सुप्रीम कोर्ट जज तो द पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड नॉट बी ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एज और मोर। और उसके अलावा जो एलिजिबिलिटी चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज वो ये है the person must have been a judge of one or more high courts continuously for 5 years or more, and the person must have been otherwise, ये और है, ऐसा नहीं कि this and this है, तो either a person is or have been judge of a high court or more than one high court continuously for 5 years or more, or the person have been advocate in a high court for at least 10 years, or the person is a distinguished jurist in opinion of the president. तो मुद्दा यह है कि प्रेसिडेंट चाहें तो किसी भी जूरिस्ट जो उनकी नज़रों में काफ़ी बढ़िया नॉलेजेबल हैं, डिस्टिंग्विश्ड हैं, उनके लिए ये पहले और दूसरे वाले रिक्वायरमेंट को वो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं और प्रेसिडेंट उनको सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह अपॉइंट कर सकते हैं। वैसे ही हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी हैं। द पर्सन ऑफ कोर्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया and should have held a judicial office in territory of India for 10 years or has been an advocate of high court or different high courts for 10 years. Should not be of 62 years of age or above. Minimum age कोई भी फिक्स नहीं है to become a high court judge. ये तो बेसिक सी बातें हो गई, ये तो आप पॉलिटी के क्लास में देखते ही हैं। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस कैसे फिर अपॉइंट किए जाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 124। वो कहता है कि द जजेस विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर हिज वारंट, अंडर हिज हैंड एंड सील। मतलब सरल भाषा में प्रेसिडेंट विल बी अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बट वैसे ही अगर देखा जाए, पहले हाई कोर्ट की भी बात कर लेते हैं, तो हाई कोर्ट के भी जो जजेस हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे अंडर हिज हैंड एंड बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, तो आर्टिकल 124 फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस, आर्टिकल 217 फॉर हाई कोर्ट जजेस, दोनों को अपॉइंट कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नर ऑफ a respective state will appoint the high court judges of that particular state, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट आर्टिकल 124 में और साथ ही साथ आर्टिकल 217 में बात लिखी गई है कि द अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट शैल बी डन आफ्टर कंसल्टेशन with Chief Justice of India and other judges he may deem fit. Similarly, consultation की बात आर्टिकल 217 में भी की गई है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो अब ये जो कंसल्टेशन वर्ड है ये तो एम्बिगुअस वर्ड है, मतलब ओपन एंडेड है। इसका तो कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है कि क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन लेना मैंडेटरी है बिफोर अपॉइंटिंग ए सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज, या फिर बस ओपिनियन लिया जा सकता है बट रिकमेंडेशंस आर नॉट गोइंग टू बी बाइंडिंग। ये दोनों तरीके से कंसल्टेशन वर्ड को देखा जा सकता है। तो इसी को लेकर के 3 इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं जिनको कलेक्टिवली कहा जाता है द जजेज केसेस। तो फर्स्ट जजेज केस 1981 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रश्न उठा कि ये वर्ड कंसल्टेशन का क्या मतलब है, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इंटरप्रेट करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इफ any ambiguity remains with respect to interpretation of any provision of the constitution, it is the Supreme Court which is the final authority to interpret that particular provision.
तो यहाँ पे कंसल्टेशन वर्ड को लेकर के फिर एक एम्बिग्विटी सी आई और जिसको फिर इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट जजेस केस 1981 में कहा कि द वर्ड कंसल्टेशन हियर डज नॉट मीन कंकरेंस। इसका सरल मतलब यह है कि प्रेसिडेंट के पास पूरी पूरी आज़ादी होगी अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने का। वो चाहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ओपिनियन ले सकते हैं, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन जो है वो बाइंडिंग नहीं होंगे ओवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को 12 साल बाद इन सेकंड जजेस केस 1993 में रिवर्स कर दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द वर्ड कंसल्टेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली मींस कंकरेंस। तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को चेंज कर सकती है, बस उसके लिए एक ही क्राइटेरिया है कि जो पहला फैसला था जिसको अब चेंज किया जा रहा है उसको जितने जजेस की बेंच ने सुनाया था उससे ज़्यादा बड़ी बेंच होनी चाहिए दूसरे फैसले को देने के लिए, जिसकी मदद से पहले फैसले को चेंज किया जा रहा है। तो नंबर ऑफ जजेस in that bench should be more in order to reverse a decision given by the Supreme Court earlier which has to be altered। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट जजेस केस में जितने जजेस बेंच होगी उससे ज़्यादा जजेस की बेंच होगी सेकंड जजेस केस में। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदल दिया। उन्होंने कहा कि हियर द वर्ड कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस, यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट जरूर करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सजेशन के बाद, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सजेशन मान्य होंगे, बाध्य होंगे, बाइंडिंग होंगे टू द प्रेसिडेंट। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कोलेजियम को कंसल्ट करने के बाद, ऐसा नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जिसका मर्जी है उसका नाम सजेस्ट कर देंगे, वो भी अपने जजेस का एक कोलेजियम बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे और उनमें फिर राय विचार करने के बाद फिर रिकमेंडेशन दिया जाएगा टू द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस इफ एनी वैकेंसी अराइजेस। तो इस तरीके से सेकंड जजेस केस में कोलेजियम सिस्टम आया कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल कंसल्ट द कोलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट which will include other important judges of the Supreme Court, and then recommendation will be made to the President of India for appointment of Supreme Court and High Court judges। फिर एक तीसरा केस हुआ 1993 में, इसको कहा जाता थर्ड जजेस केस। आई एम सो सॉरी, तीसरा केस हुआ 1998 में, 5 साल बाद। इसको कहा जाता है थर्ड जजेस केस। दिस केस वाज एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का क्या मतलब होता है? देखिए, जब भी एग्जीक्यूटिव्स को किसी भी पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को लेकर के अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर वो प्रेसिडेंट के थ्रू वो पर्टिकुलर इशू को रेज कर सकते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर टू हैव क्लैरिटी ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर। तो थर्ड जजेस केस 1998 में एग्जीक्यूटिव्स जानना चाहती थी कि आखिर ये कोलेजियम काम कैसे करेगा, हाउ दिस कोलेजियम विल वर्क फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, क्योंकि उसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी थी नहीं। तो प्रेसिडेंट के थ्रू, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू क्वेश्चन पूछवाया गया सुप्रीम कोर्ट से कि हाउ कोलेजियम विल वर्क। और यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम की फंक्शनिंग को इलाबोरेट किया कि सुप्रीम कोर्ट के अगर जज अपॉइंट करने हैं तो वहाँ जो कोलेजियम होगा उसमें 5 मेंबर्स होंगे। एक तो ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा 4 जो सीनियर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो मेंबर होंगे कोलेजियम के फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। वहीं अगर हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट की बात है तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 3 जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट के इन द कोलेजियम फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज इन हाई कोर्ट। तो कोलेजियम में 5 जजेज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस फॉर सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी के कॉन्टेक्स्ट में, और कोलेजियम में 3 जजेज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस फॉर हाई कोर्ट के केस में अपॉइंटमेंट के लिए। बट जो हाई कोर्ट के केस में अपॉइंटमेंट के लिए कोलेजियम होगी
वो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी एक बार कंसल्ट कर लेगी बिफोर मेकिंग अ रिकमेंडेशन। ऐसा बताया गया इन द थर्ड जजेस केसेस विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनिंग ऑफ द कोलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इस तरीके से अब अपॉइंटमेंट होती है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए, जिससे रिलेटेड ये करंट कॉन्टेक्स्ट है, ये तो बात हो गई कि कोई भी अगर एक वैकेंसी होती है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में तो उसको कैसे फिल किया जाए। बट हु विल बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली, बट द आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया recommends who should be his or her successor। ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं लिखा है कि आउटगोइंग जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपने सक्सेसर का नाम रिकमेंड करेंगे। ये पूरा का पूरा कन्वेंशन से ही चल रहा है। कन्वेंशन कैसा है? कन्वेंशन मतलब अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। वो ऐसा है कि जो इनकम्बेंट मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो अभी के टाइम में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, जब उनकी रिटायरमेंट की एज आएगी विच इज एट द एज ऑफ 65, तो फिर वो अपने सक्सेसर का नाम रेकमेंड करते हैं टू द प्रेसिडेंट, और फिर प्रेसिडेंट उन सक्सेसर का जो नाम रेकमेंड आया है फ्रॉम द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से नेक्स्ट सीजीआई का अपॉइंटमेंट कर देते हैं। ये कन्वेंशन फॉर अपॉइंटिंग द सीनियर मोस्ट जज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये क्या मामला है? तो जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो उनके बाद जो सीनियर सबसे सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका ही नाम रेकमेंड करते हैं फॉर बिकमिंग द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कन्वेंशन चला आ रहा है सिंस सेकेंड जजेज केस 1993। तो सेकेंड जजेज केस में अपार्ट फ्रॉम saying कि consultation means concurrence, apart from giving the concept of collegium system, the Supreme Court also talked about what should be the provision for appointment of Chief Justice of India। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने सक्सेसर का नाम रिकमेंड करेंगे, और नाम जो रिकमेंडेशन होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। तो अगेन ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, बट कन्वेंशन से सिंस सेकेंड जजेस केसेस ये मामला चल रहा है कि आउट गोइंग सीजीआई अपने सक्सेसर का नाम रिकमेंड करते हैं टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उनको सीजीआई अपॉइंट कर देते हैं। और जो रिकमेंडेशन करते हैं आउट गोइंग सीजीआई, उसमें उनके पास कोई डिस्क्रिशन होता नहीं है, उनको भी जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम ही रिकमेंड करना होता है। अच्छा, यहाँ सीनियरिटी जो है वो एज पे तय नहीं होती है, ये कोई 64 साल का है या 63 ईयर्स का है उसके बेसिस पे नहीं होती है। सीनियरिटी इन सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस कि एक पर्टिकुलर जज ने सुप्रीम कोर्ट में कितने साल समय दिया है। तो अगर मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर जूरिस्ट काफ़ी कम उम्र में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बन जाते हैं, तो फिर भले उनकी एज कम हो, लेकिन अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से वो जज हैं, और कोई दूसरे जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 5 साल से जज हैं बट उनकी एज ज़्यादा है, तो इस केस में जो पहले जस्टिस थे जिनकी एज कम है बट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा समय दिया है, 10 साल दिया है, वो सीनियर माने जाएंगे। तो सीनियोरिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट। हु टुक ओथ अर्लियर, बेसिकली जो पहले आए उन्होंने ज़्यादा समय से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज हैं, वो सीनियर होंगे। अच्छा, सरकार के पास कुछ पावर है कि नहीं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में कुछ इंटरफेयर करने का? कुछ खास नहीं है। मैक्सिमम ये है कि जब कोलेजियम नाम रेकमेंड करता है तो सरकार अपनी जो इंटरनल इन्वेस्टिगेटिव या इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसको वो नाम एक बार देती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या इस इंसान को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज के लेवल पे एलिवेट किया जा सकता है, कहीं कोई उनका कोई ऐसा सेडी क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। आईबी से एक बार वो कंसल्ट करती है सरकार। अब कंसल्टेशन के बाद भी सरकार के पास बहुत ज़्यादा कोई पावर नहीं है। सरकार जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है एक बार टू द कोलेजियम कि हमारे हिसाब से ये जो पर्टिकुलर नाम आप सजेस्ट कर रहे हैं ठीक नहीं है। सरकार मतलब प्रेसिडेंट के थ्रू ही करेगी, बिकॉज प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, राइट।
तो एक बार वो कॉलेजियम के सामने वो कंसर्न रेज कर सकती हैं अगेंस्ट द नेम प्रपोज्ड बाय द कॉलेजियम, बट इफ कॉलेजियम रीइटरेट्स यानी कि दोबारा अगर वो नाम दे देते हैं तो फिर उस नाम को अपॉइंट करना ही होगा एज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज एज द केस में बी। तो अब पूरा पूरा पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने का आ गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास, कॉलेजियम के पास। तो भारत दुनिया के कुछ ही एक ऐसे देशों में से एक है जहां पे जजेस नाउ अपॉइंट जजेस, एंड दिस पर्टिकुलर कॉलेजियम सिस्टम इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर violating the principle of checks and balances and separation of power, where judges are themselves appointing the judges। तो कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस मेनली, सेपरेशन ऑफ पावर तो चलिए वो काफी सब्जेक्टिव बात हो जाएगी, चेक्स एंड बैलेंसेस का जो प्रोविजन है वो कहीं ना कहीं इसमें वॉयलेट होता हुआ दिखता है। अब चलिए करंट न्यूज पे आ जाते हैं। तो हमारे जो मौजूदा सीजीआई हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, ही इज टू रिटायर ऑन नवंबर 10th। तो उन्होंने अपने सक्सेसर का नाम रेकमेंड कर दिया है जस्टिस संजीव खन्ना साहब का, हु इज गोइंग टू बी 51st सीजीआई ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो भारत के 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जस्टिस संजीव खन्ना। इस टॉपिक डिस्कशन से रिलेटेड तो नहीं है, बट एक जेनरिक सा सवाल मैंने दे दिया है। आप थोड़ा सा अपनी पॉलिटी सब्जेक्ट का ज्ञान इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एंड देन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Parliamentary Standing Committee. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view again। देखिए, अब ये बेसिक बातें तो आपको पता ही हैं कि अगर कोई कानून बनाया जाना है तो उसके लिए पहले बिल रखा जाता है और फिर उस बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में रखा जाता है, डिबेट, डिस्कशन और वोटिंग के थ्रू राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास किया जाता है। फिर वो बिल भेजा जाता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एसेंट, और एक बार जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एसेंट दे देते हैं तब वो बिल कानून का शेप ले लेता है, लॉ का शेप ले लेता है, फिर उसको गजट में पब्लिश करके इनैक्ट किया जाता है। अब जब भी एक बिल रखा जाता है किसी भी हाउस में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो वहां पे उम्मीद की जाती है कि उस पे उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स पे उस बिल के डिबेट हो, डिस्कशन हो। बट जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके पास तो इतना एक्सपर्टीज है नहीं कि एक किसी भी पर्टिकुलर बिल के अलग अलग मुद्दों पे वो डिबेट डिस्कशन करें। उनको थोड़ा तो सपोर्ट चाहिए, थोड़ा तो रिसर्च चाहिए। इसके लिए कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, क्योंकि बिल को डिबेट करना, डिस्कस करना, उसके सारे इंट्रिकेसीज को समझना, ये एक कॉमन पार्लियामेंटेरियन जो जनरल बैकग्राउंड का है उसके लिए कभी कभार डिफिकल्ट हो जाता है। मान लीजिए हेल्थ संबंधित कोई कानून बनाना है, स्पोर्ट्स संबंधित कोई कानून बनाना है, एजुकेशन संबंधित कोई कानून बनाना है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लुक इनटू ईच एंड एवरी इंट्रिकेसीज ऑफ द बिल। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, जहां पे द पार्लियामेंट कैन रिकमेंड और सेंड द बिल टू एक्सपर्ट बॉडी। इसको हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमेटी को वो बिल दिया जा सकता है और पार्लियामेंट्री कमिटीज आर मेड अप ऑफ एक्सपर्ट मेंबर्स एंड जो उस पार्लियामेंट जो उस मुद्दे पे डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं, जो उस मुद्दे पे बेहतर जानकारी रखते हैं। तो हाउसेस के ही मेंबर्स से पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जाती है और फिर उन मेंबर्स को वो बिल सौंप दिया जाता है कि आप इस पे डिबेट डिस्कशन करें, आपस में चर्चा करें और फिर आप की पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए रिकमेंडेशन दें टू द हाउस, लोकसभा और राज्यसभा एज द केस में बी, और उस बेसिस पे फिर चर्चा होगी। आई जस्ट होप आपको ये बात समझ आ रही है कि अब हाउस तो कॉमन लोगों से बना हुआ है, उनको तो सारी बातें डिटेल में समझ आ नहीं रही हैं। तो इन्हीं में से जो कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स हैं उनको लेकर के एक अलग से कमेटी बना दी गई और उस कमेटी को काम सौंप दिया गया कि अब आप पढ़िए इस पूरे बिल के अलग अलग हिस्सों को और सरल भाषा में, जिससे सारे मेंबर्स को समझ आ जाए, उस बेसिस पर रिपोर्ट बनाइए और उस रिपोर्ट के बेसिस पे फिर डिबेट डिस्कशन होगा और तब वोटिंग होगी। ये काम होता है पार्लियामेंट्री कमिटीज का। पार्लियामेंट्री कमिटीज को बिल क्यों रेफर किया जाता है? क्योंकि पार्लियामेंट तो पूरे साल भर चलता नहीं है, तो इसका मतलब जो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो हाउस के अंदर डिबेट डिस्कशन करने का टाइम तो उनके पास काफी लिमिटेड है।
तो इस कारण से सिंस टाइम इज नॉट इनफ, पार्लियामेंट भी तो ब्रेक होते हैं, 3 ही सेशन तो होते हैं साल भर में, बट स्टैंडिंग कमिटीज पूरे साल भर काम कर सकती हैं। पूरे साल भर ये उस पार्लियामेंट के अंदर के जो मेंबर्स हैं उनको जब कमेटी का हिस्सा बना दिया गया तो वो लोग साल भर उस बिल पे चर्चा कर सकते हैं, उस पे अपने अपने ओपिनियन दे सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज कैन वर्क थ्रू आउट द ईयर, but parliamentary sessions do not go throughout the year. That is why, because of paucity of time, the bills are referred to the parliamentary committee. And second, of course, parliamentary committee के अंदर जो members को वो bill दिया जाता है to study, वो members expert होते हैं उस particular field के, इसलिए वो उस bill के provisions को बेहतर समझ सकते हैं और फिर उस हिसाब से वो फिर bill के ऊपर अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज की अगर बात की जाए तो वो दो तरीके की होती हैं। स्टैंडिंग कमिटीज, दिस आर परमानेंट बॉडीज, while ad hoc committees which are created for a temporary purpose, और एक बार जब वो पर्पस पूरा हो जाता है then these ad hoc committees cease to function। प्रॉब्लम क्या है हाल फिलहाल में, वाई पार्लियामेंट्री कमिटीज पे ये आर्टिकल आया है? ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, तो ये आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज का आजकल सरकार ने इस्तेमाल करना बहुत कम कर दिया है। सारे बिल्स वो रखती है, हाउसेस में वॉइस वोट से पास करती है, तुरंत उसको फिर कानून बना दिया जाता है। तो देयर हैज बीन डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ बिल्स रेफर टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी। सी 14th 15th लोकसभा तक अबाउट 60% ऑफ द या 70% ऑफ द बिल्स वुड बी रेफर्ड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, बट धीरे धीरे द बिल रेफरिंग टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी हैज कम डाउन ड्रास्टिकली। तो एक्सपर्ट ओपिनियन ले ही नहीं रही सरकार, ऐसा क्रिटिसिज्म है। यानी कि बिल मेकिंग में एक्सपर्ट इनसाइट्स आर नॉट बीइंग टेकन दीज डेज, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज आर रेफर्ड लेस दीज डेज। और साथ ही साथ कंसर्न वाली बात यह है कि पार्लियामेंट के सिटिंग्स भी कम हो रहे हैं। द नंबर ऑफ डेज फॉर पार्लियामेंट सिटिंग्स हैव आल्सो रिड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल 156 इन 1950, इट केम डाउन टू 55 ऑन एन एवरेज फॉर 17th लोकसभा। अब सोचिए, एक तरफ तो पार्लियामेंट कम दिनों के लिए सेशन में आ रही है और ऊपर से आप बिल को भेज भी नहीं रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी के पास। इसका मतलब बिल को पूरी तरीके से स्क्रूटनी किए बिना, अलग अलग एस्पेक्ट से समझे बिना कि उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उस बिल को कानून बनाया जा रहा है। हाउस कम बैठ रहे हैं और हाउस में भी पूरी तरह से डिबेट डिस्कशन नहीं हो रहा है, और आप स्टैंडिंग कमेटी को भी रेफर कम कर रहे हैं बिल्स को। यानी कि लेजिस्लेटिव एक्टिविटी में स्क्रूटनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो उसकी इंट्रिकेसीज को काफी डाइल्यूट कर दिया गया है। साथ ही साथ मनी बिल का भी मिसयूज हो रहा है। मनी बिल में आपको पता है राज्यसभा के पावर्स काफी लिमिटेड हो जाते हैं, तो कई सारे बिल्स को मनी बिल की तरह स्टैंप करके और सिर्फ लोकसभा से ही पास करा दिया जाता है, राज्यसभा में तो फिर बस उनका ओपिनियन लेना होता है। तो ये सब मिसयूजेस हो रहे हैं, ये सब नहीं होते अगर पार्लियामेंट्री कमिटीज को बिल रेफर किए जाते तो। उसके अलावा मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज, अगर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज बनाई भी जाती हैं तो मेंबर्स अटेंड नहीं करते। कई सारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज में कई सारी वैकेंसीज हैं। साथ ही साथ यूज ऑफ व्हिप, फ्यू डेज अगो, अबाउट मंथ अगो, वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। विद इन द पार्टी अब कोई भी मेंबर जो है वो खुल के नहीं बोल सकता अगेंस्ट द पार्टी हाईकमान। रीजन, एंटी डिफेक्शन लॉ एंड यूज ऑफ व्हिप। एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से अगर आप पार्टी के हाई कमान के ओपिनियन के अगेंस्ट अगर आप वोट करते हैं या अपना ओपिनियन देते हैं तो यू मे बी डिस्क्वालीफाइड, उसको डिफेक्शन की तरह माना जाएगा। और उसको इंश्योर कराने के लिए हर पार्टी में एक व्हिप अपॉइंट किया जाता है जो वोटिंग से एक दिन पहले ही आपको बता देता है कि हमारे पार्टी हाई कमान ने, जैसे आप मान लीजिए एक्स पार्टी के हैं तो व्हिप उस पार्टी का आपको बता देगा कि आपको कल इस पर्टिकुलर बिल पे ऐसे वोट करना है। तो व्हिप का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि अलग अलग पार्टी के मेंबर्स को बोलने की आज़ादी है ही नहीं। जो पार्टी हाईकमान से बातें आई हैं उस पर चुपचाप से हाथ खड़े करके उस बिल को सपोर्ट कर देना है। कई सारे बिल को तो मनी बिल की तरह पास कर दिया जा रहा है, स्टैंडिंग कमेटी को बिल रेफर नहीं किया जा रहा है, एंड सिटिंग्स हैव आल्सो कम डाउन। दैट ऑल टेल्स कि कहीं ना कहीं ये जो लॉ मेकिंग प्रोसेस की रिगरसनेस है वो काफ़ी कम हो गई है। उसमें डिबेट, डिस्कशन, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, हाउ इट कुड इम्पैक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड डिफरेंट कम्युनिटीज, इस पे अब चर्चा नहीं हो रही। दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। वही इस आर्टिकल में कहा गया। अब एक बार आप इस आर्टिकल को खुद भी पढ़ सकते हैं। तो
सजेस्ट क्या किया गया है कि सर्टेन तरह के बिल्स को पार्लियामेंट्री कमिटीज को रेकमेंड किया ही जाना चाहिए, ऐसे कुछ नियम बना देने चाहिए। जैसे कि यूके में है, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स इन यूके, ऑल बिल्स अदर देन मनी बिल्स आर ऑटोमेटिकली रेफर टू द स्टैंडिंग कमिटीज। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज को एक्सपर्ट सपोर्ट, मान लीजिए कि स्पेक्ट्रम पे, स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेकर के बिल बनाना है, कानून बनाना है, तो टेलीकॉम सेक्टर के एक्सपर्ट्स का सपोर्ट या रिसर्च सपोर्ट स्टैंडिंग कमिटीज को दिया जाता है कि स्टैंडिंग कमिटीज अपना काम बेहतर तरीके से कर पाए। इस डिबेट के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन आपके बेसिक पॉलिटी नॉलेज को चेक करेगा रादर देन द डिस्कशन हियर। ये डिस्कशन यहाँ पे हेल्पफुल होगा ये मेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। बट इस मेंस क्वेश्चन में भी मैंने कई सारे और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस दिए हैं जिसको आप शॉर्ट में अगर नोट कर लें तो मेंस के टाइम में काम आएगा। अभी नोट मत करना, प्रीलिम्स के बाद इन सब चीज़ों को फिर से रिवाइज करेंगे। एग्जाम्पल भी तो देना होगा कि कौन से बिल के दौरान किस कमेटी का इस्तेमाल किया गया था एंड ऑल, तो वो मैंने यहाँ पे दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप अपने लेवल पे अटेम्प्ट करें एंड देन सी द आंसर वंस। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इमिशन गैप रिपोर्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इमिशन गैप रिपोर्ट एक एनुअल रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है। इस रिपोर्ट को ब्रिज गैप रिपोर्ट भी कहते हैं। ब्रिज गैप रिपोर्ट इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि पेरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत जो हमने टारगेट सेट किया था, पेरिस क्लाइमेट डील कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसके अंतर्गत वर्ल्ड कंट्री जो सिग्नेटरी हैं यूएनएफसीसीसी के, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि बाय द ईयर 2100 वो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे आज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल एरा, दैट इज अबाउट 1870 वाला ईयर। तो 1870 के आसपास जो एवरेज अर्थ सरफेस टेम्परेचर था, बाय द ईयर 2100 द टेम्परेचर शुड नॉट गो बियॉन्ड, डिस्पाइट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज द टेम्परेचर शुड नॉट बी मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द डिजायरेबल नंबर, बट किसी भी केस में 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो नहीं हो। अब ये इमिशन गैप रिपोर्ट में मेनली यही देखा जाता है कि जो हमने अपने लिए लक्ष्य रखा है और जिस तरीके से हम इमिशन कर रहे हैं उन दोनों में गैप कितना है। हर साल यही बस पब्लिश होता है कि एक्चुअल लेवल ऑफ इमिशन जो हम कर रहे हैं और जो इमिशन हमें करना चाहिए इन ऑर्डर टू अटेंड द टारगेट्स ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील, उन दोनों में गैप कितना है। इसी को हर साल मेजर किया जाता है इन इमिशन गैप रिपोर्ट विच इज रिलीज बाय यूएनईपी। यूएनईपी के बारे में एक दो दिनों पहले भी हम चर्चा कर रहे थे। इसको बनाया गया था आफ्टर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। जब मैंने आपको यूएनसीबीडी के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि जो पहला दुनिया का इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वो था स्टॉकहोम में 1972। उसके बाद एक बॉडी बनाई गई थी एनवायरमेंट रिलेटेड, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है इन नैरोबी केनिया। वही रिपोर्ट पब्लिश करता है ये वाला ब्रिज गैप रिपोर्ट, जिसको इमिशन गैप रिपोर्ट भी कहते हैं। और हर साल मोर और लेस वही बात रहती है कि द इमिशन इज मच मोर देन एज इट शुड बी इन ऑर्डर टू अटेंड द टारगेट्स ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील। हर साल वही बात रहती है, इस साल भी वही है। यहाँ वो कहते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इमिशन हमारा 1.3% और बढ़ गया है। दुनिया के जो सबसे बड़े इमिटर्स हैं चाइना और इंडिया, उनका ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी अच्छा खासा 5% या 6% के आसपास बढ़ा है। और अगर हमें ये 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला टारगेट मीट करना है तो हमारा ओवरऑल इमिशन को पीक होना चाहिए बाय 2030, यानी कि मैक्सिमम जो इमिशन हमारा ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है वो 2030 तक बढ़े, उसके बाद उसको धीरे धीरे में कट डाउन करना होगा। एंड बाय 2035 इट मस्ट कम डाउन by 57%. It must decrease by 57% of emission level that was in 2019, which appears to be very very difficult. 2019 में जो हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन था उससे लगभग 57%, 57% इमिशन कम होना चाहिए बाय 2035, which appears to be a difficult target to achieve. और इसके लिए यूएनईपी कहता है कि अगर ये टारगेट के नज़दीक भी हमें पहुंचना है तो we need to have a stronger climate action plan. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करें एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पंचायत लेवल वेदर फोरकास्ट। ये टॉपिक जो है वो जीएस पेपर 2 पावर डिवोल्यूशन पावर डिवोल्यूशन या जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट सब में हेल्पफुल हो सकता है। सिंपल सा डेवलपमेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के साथ मिल करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है
जिसमें अब पंचायत लेवल पे भारत के अंदर जो लगभग 2.5 लाख पंचायत हैं, ग्राम पंचायत, उस लेवल पे अब वेदर फोरकास्ट किया जा सकता है अगले 5 दिन तक का, जो आवरली बेसिस पे अपडेट होता रहेगा। तो ये जो नया सिस्टम डेवलप किया गया है वेदर फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट 5 डेज एट ग्राम पंचायत लेवल, ये अब आप देख सकते हैं एट योर ओन ग्राम पंचायत लेवल बाय लॉगिंग इनटू ऐप जैसे कि ई ग्राम स्वराज ऐप या ग्राम मानचित्र पोर्टल या मेरी पंचायत ऐप। तो ये सब एग्जांपल हो गए ई गवर्नेंस के एप्लीकेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपरेशन। इससे क्या होगा कि ग्राम पंचायत लेवल पे नाउ द रूरल कम्युनिटीज वुड बी प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ डिजास्टर। जैसे कि मान लीजिए हेल स्टॉर्म होने वाला है, तो रूरल एरियाज में जो फार्मर्स हैं वो रेडी रहेंगे कि कैसे अपने क्रॉप को उससे बचाया जा सके। मान लीजिए कि हेवी रेनफॉल होने वाली है तो दे विल बी प्रिपेयर्ड। तो इस तरीके से रिजिलियंस ऑफ रूरल पॉपुलेशन अगेंस्ट सच काइंड ऑफ पॉसिबल डिजास्टर वुड बी डेवलप्ड। सो इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पब्लिक कैपेसिटी बिल्डिंग एट ग्राम पंचायत लेवल, एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस एट ग्राम पंचायत लेवल, पावर डिवोल्यूशन, example of a very good example for making Indian agriculture resilient at ग्राम पंचायत लेवल, और डिजास्टर मैनेजमेंट में तो इस्तेमाल हो ही सकता है। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल अलग अलग एरियाज में कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है बट इट कुड बी वेरी यूजफुल। ये जो प्रश्न है इसमें 2 स्टेटमेंट्स गलत हैं। एक तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, कैपिटल पनिशमेंट के केस में राइट टू लाइफ कैन बी टेकन अवे इन सर्टेन केसेस। आपको पता है कि हमारे देश में इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस लाइफ राइट टू लाइफ कैन बी टेकन अवे, उस टाइम में कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 कैन ओनली बी सस्पेंडेड। नो, इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2 आर रॉन्ग। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अल्कोहल टैक्सेशन इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम। सर्कुलर इकोनॉमी में फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम अस फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।